ओके, आज बेटा हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली और हाउ वी रिलेट these objectives with assessment. And today's sessions has certain objectives to be achieved. At the end of the session, you should be able to describe the role of objectives and outcomes in the assessment of student achievement. कि आपके जो objectives हैं उनका क्या रोल है स्टूडेंट की अचीवमेंट को असेस करने के लिए, और आपके जो आउटकम्स हैं उनका क्या रोल है। बेसिकली बेटा जो आउटकम्स होते हैं ये एंड रिजल्ट्स होते हैं। समटाइम हम ऑब्जेक्टिव को आउटकम भी कहते हैं, क्योंकि आप जिस आउटकम को चाहते हैं, जिस एंड रिजल्ट को आप चाहते हैं, वही आपका बेटा ऑब्जेक्टिव होता है। आप जो खास तरह की चेंजेस लेके आना चाहते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, उनकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी आप ये आपकी इंटेंशन है, ये आप चाहते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ टेस्ट, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, जो उसके 6 लेवल्स हैं। और देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलप्ड अचीवमेंट objective according to Bloom taxonomy of education objective. Or then we will learn how can we develop or write our objectives with the help of Bloom taxonomy of education objectives. And we will also be able to identify and describe the major components of our table of specification, कि जो आपका टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है उसका क्या यूज़ होता है, उसको क्यों बनाया जाता है और क्या कैसे बनाया जाता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। और then we see identify and describe the factor we define appropriate number of items for each component in the table specification. फिर हम ये देखेंगे कि जो भी फैक्टर्स होते हैं जिस तरह से हम टेबल स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ डिफरेंट नंबर और मार्क्स की आइटम्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी प्रोपोर्शनेट जो हम करते हैं मुख्तलिफ डोमेन्स में, उसको हम इसके रिलेटेड देखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट वी सी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। So here we see that objectives are the desired outcomes of an effort. यानी आपके जो desired outcomes होते हैं, जो जिसके लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं, जिनको अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे होते हैं, वो बेटा आपके objectives होते हैं। मैं अक्सर अपनी क्लास से कहता हूँ, किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि जाओ जाकर मुझे एक गिलास पानी लेके आओ। अब कोई बंदा, कोई पर्सन, मेल फीमेल वट एवर ही और शी इज़, तो अगर वो मेरे लिए गिलास में पानी लेके आता है, तो वो बाहर किस मकसद के लिए क्लास से निकल रहा होता है, वो इस मकसद के टीचर के लिए गिलास का पानी लेके आए, तो वो बेटा उसका ऑब्जेक्टिव होगा। अगर कोई बंदा कैंटीन पे खाना खाने के लिए जाता है, तो वो खाना खाना बेटा उसका ऑब्जेक्टिव है। अगर आप बोतल पीने गए हैं, पानी पीने गए हैं, तो वो जो बोतल पीना, पानी पीना है, ये बेटा आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है। और यानी आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं, ये बेटा आपको, आप रात को सोते हैं ये सोच के सोते हैं कि सुबह मैंने जल्दी उठना है, तो ये बेटा आपका ऑब्जेक्टिव है। आप रात को सोते हुए ये सोच के सोते हैं कि जिस सुबह मैंने फजर की नमाज अदा करनी है, बेटा फजर की नमाज अदा करना और इसके बारे में सोचना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। आप किसी सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ जाने का आपके जहन में ये आइडिया आ जाता है, आप उसमें आप पुख्ता हो जाते हैं, सोच लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, तो ये भी बेटा ऑब्जेक्टिव। ज़िंदगी में हर वो काम जो हम करना चाहते हैं बेटा, वो हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये एक जनरल बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता क्या है। लेकिन एक टीचर के और इंस्ट्रक्शन, जब हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं या आउटकम्स की बात करते हैं, वो थोड़ा सा आपको पता बेटा डिफरेंट होते हैं रोज़मर्रा के मामलात से। इसका ताल्लुक आपके डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ होता है, इसका ताल्लुक बच्चों की डायरेक्ट लर्निंग के साथ होता है, उनकी डायरेक्ट बिहेवियर मॉडिफिकेशन के साथ होता है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ होता है। जो बेटा हम एजुकेशन के थ्रू, जो एजुकेशन के जितने पर्पसेस हैं, उनमें से बहुत सारे पर्पसेस हमारे रूटीन में डे टू डे बेसिस पे हम उनको सर्व कर रहे होते हैं। हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले कहा जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्लासरूम लेवल पे होते हैं, जब तो डेली बेसिस पे हम इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और जब इसको ये कोर्स या प्रोग्राम लेवल पे होते हैं, तो बेटा ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और उस वक्त जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे साल में या 3 मंथ्स में उनको अचीव करते हैं। लेकिन इनका असल में अगर देखा जाए तो ये आउटकम्स होते हैं जो कि हम नताइज अखज़ करना चाहते हैं थ्रू इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, जिसके थ्रू बच्चे गुजरते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स को बेटा अचीव करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स आर की कंपोनेंट्स फॉर डेवलपिंग अ टेस्ट एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर असेसमेंट। अच्छा, ये बात, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ इस डेफिनेशन के हवाले से। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि जो बेस्ट डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव की, वो एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो आपके अमल हैं उनका दारोमदार आपकी नीयतों पर है। सो योर डीड्स डिपेंड अपॉन योर intentions basically.
और अगर आपकी आपकी इंटेंशन अच्छी होंगी तो आपके काम अच्छे होंगे, और अगर आपकी इंटेंशन रॉन्ग होंगी तो आपके काम भी बेटर रॉन्ग होंगे। तो ये यानी इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि इन्ना मालो मालो बिनियाद, कि जो आपके डीड्स हैं दोज डीड्स डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन, जैसा आप चाहते हैं बेटर बेटर वैसे ही हो जाता है। और कुरान में भी शायद कहीं ये आयत मुबारक में आता है कि इंसान तेरे लिए वही है जिसके लिए तू कोशिश करता है। तो ये भी एक आयत है कुरान मजीद की जिसमें यही ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बात हो रही है कि इंसान को वही मिलता है जो वो चाहता है। अगर इंसान खैर चाहता है बेटा उसको खैर मिलती है, यानी अच्छाई और बुराई के काम करना चाहता है तो वो अच्छाई और बुराई के कामों में मसरूफ रहता है। लेकिन अगर वो बुराई के कामों में अपने बारे में सोचता रहता है, बुरे कामों को सोचता रहता है, तो बेटा फिर वो बुरे काम ही करेगा। यानी जो वो चाहता है बेटा उसको मिल जाता है। अगर आप किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो यकीनन आप किसी का नुकसान कर गुजरेंगे, अगर आप किसी का फायदा करना चाहते हैं तो बेटा किसी का फायदा कर गुजरेंगे। तो ये अल्लाह ने बड़ा वाजिया कर दिया, नबी वसल्लम की हदीस ने बड़ा वाजिया कर दिया। तो इसलिए बेटा ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, अगर टीचर अपने ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर हो, वो क्लासरूम के अंदर जब पढ़ाने के लिए जाता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में वो क्लियर होता है, तो देन इट मीन्स के वो अच्छे तरीके से टाइम को यूटिलाइज करता है और अच्छे तरीके से बच्चों को जो बिहेवियर है उनको मॉडिफाई करता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और लिंक करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग के साथ लिंक करना चाहता हूँ। बेटा बेसिकली जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग को हम डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यू नॉलेज स्किल्स और एक्वायरिंग न्यू नॉलेज और स्किल्स और एटीट्यूड। इस प्रोसेस के नाम को बेटा हम लर्निंग कहते हैं। ये आसान सी एक बात है, ये आसान सी स्टेटमेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हर वो आदत, हर वो स्किल, हर वो एटीट्यूड जो अपने अंदर आप डेवलप करना चाहते हैं वो आपकी लर्निंग होगी। अच्छा, लेकिन जो बी एफ स्किनर ने डेफिनेशन दी है लर्निंग की, वो ये कहता है कि लर्निंग is a relevant permanent change in the behavior of the learner as a result of some experiences। कि लर्निंग का जो अमल है that is a kind of process that is a result of the some experience basically। और ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करता है बी एफ स्किनर। वो कहता है कि लर्निंग इज अ रेलेवेंट परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। जो एक लड़का लड़की या बच्चा बच्ची हमारे पास पढ़ते हैं उनके बिहेवियर में जो तब्दीलियाँ आती हैं बेटा, उस चीज़ को वो कहता है कि ये रिलेटिव परमानेंट चेंज होती है। और इन तब्दीलियों को बेटा लर्निंग कहा जाता है। मसलन जैसे आपको ये नहीं पता था कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, अभी मैंने दो डेफिनेशन बताई हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और गेटिंग न्यू नॉलेज स्किल्स और एटीट्यूड इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, तो एक तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अगर आपको पहले आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो आपकी ये चीज़ जहन में आ गई है और अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आपसे कोई कभी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकेंगे कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग acquiring new skills and knowledge and attitude। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं। दूसरी जो बात मैंने बी एफ स्किनर की है कि लर्निंग इज अ रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो ये जो बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं इस चीज़ को बेटा हम लर्निंग कहते हैं। और ये रेलिवेंट परमानेंट इसलिए कहा जाता है कि बेटा आप देखें, आप हो सकता है मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लर्निंग, तो नीचे आप कोई ना कमेंट्स में आपके जहन में कोई बात, कोई कंसेप्ट होगा लर्निंग के बारे में, तो यकीनन आप वो कंसेप्ट रिवाइव करेंगे, मुझसे शेयर करेंगे और उस बारे में आप मुझसे ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे। लेकिन अभी जो मैंने दो कंसेप्ट आपको दिए हैं, अगर वो पहले आपके पास नहीं थे तो आप इन दो, ये जो दो नए कंसेप्ट हैं वो आपके पुराने कंसेप्ट जगह ले लेता है। और इसलिए हम इसको कहते हैं रिलेटिव रिलेटिव टू योर ओल्ड कंसेप्ट। यानी एक लेवल वो है या तो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। ठीक है, और अगर आप जानते हैं तो आप जो जानते हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। तो इसमें हम रिलेटिव परमानेंट चेंज करते हैं। यानी अब आप लर्निंग तब होगी जब इस चीज़ में आप अपना एतकाद डेवलप कर लेंगे। यू विल डेवलप योर बिलीफ ऑन व्हाट यू आर लर्निंग बेसिकली। जब तक आपका उस चीज़ पे एतकाद नहीं होगा, जब तक आपका उस चीज़ पे भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, बेटा वो लर्निंग नहीं बनती। तो हम अक्सर देखते हैं खासतौर पे हमारे स्टूडेंट्स भी और आप लोग खासतौर पे कि आप लोग बेटा पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन एतकाद से नहीं पढ़ते। आप लोग पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, पास होने के लिए, नंबर लेने के लिए। तो ये कोई मकासद नहीं है लर्निंग के। बेटा लर्निंग का मकसद ये होता है कि आप लर्न करें, लर्निंग के लिए लर्न करें कि आप थ्रू आउट लाइफ उस चीज़ को याद रखेंगे, उसको अमल में लेके आएंगे। ये बड़ा मकसद ये होता है, गोल ये होता है। और इसको परमानेंट करेंगे अपने माइंड के अंदर। ये नहीं है कि हफ्ता 2 हफ्ते, हफ्ता 10 दिन आपको चीज़ याद है, बाद में आप बिल्कुल ही भूल जाते हैं, रिवाइज भी नहीं करते हैं और फिर वो आपको पता ही नहीं हो फिर हम किस तरह के प्रोफेशनल्स हैं। तो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर मैं एक डॉक्टर से ऑपरेशन करवा रहा हूँ और वो ऑपरेशन के दौरान अगर कोई मसला होता है तो वो कहता है ओहो मैं तो भूल गया हूँ, ये तो मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा था जब मैं वहाँ पर उससे ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन अब तो मैं भूल गया हूँ कि मैंने क्या ट्रीटमेंट करनी। तो आप देखें मेरा क्या असर हो जाएगा। मैं भी अगर पेशेंट, मेरे पे क्या गुजरेगी अगर मेरा डॉक्टर ये कह दे कि मैं ये चीज़ भूल गया। बेटा यू आर गोइंग टू प्रोफेशनल्स,
और जो बेटा प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए भूलना यानी ये एक गैर फितरी सी बात है। हमें अपने जो भी हम स्किल्स ले रहे हैं, जो भी नॉलेज ले रहे हैं, इस पे हमने अपने तकादात को पुख्ता करना है, उसको परमानेंट करना है, फिर ये लर्निंग बनेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अदरवाइज अगर हम इसको बस पढ़ेंगे और फेंक देंगे, समझेंगे नहीं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो फिर बेटा मकसद फौत हो जाता है। तो आपकी जो लर्निंग है वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। तो जब आपकी लर्निंग सारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो आपकी बेटा असेसमेंट भी सारी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। तो ये हम आगे देखेंगे फर्दर कि कैसे हम जो आपके इंस्ट्रक्शनल और बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे स्टेट करते हैं और कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, और उसमें मजीद आपको क्लैरिटी आ जाएगी इसके इनके जो आपस में लिंक है, फिर उसको कैसे हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं, और उसी तरह के हम जो ना वो पेपर्स में टेस्ट और सब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और वो चीज़ें डेवलप करते हैं सारे असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देखेंगे कि ये चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। Bloom taxonomy provides a useful way of describing the complexity of the objective by classifying it into one of the hierarchical categories from simplest to complex. So, bit of जो Bloom taxonomy है, it has basically 6 levels of domain, cognitive domain, और इसमें जो classification है, इसमें hierarchy है from simplest to complex या easy to complex की तरफ move करते हैं। फर्दर इसको जब हम अभी पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी आ जाएगी। Therefore, the process of developing a test should begin with the identification of content domain at first stage and development of the table of specification at second stage. तो जब भी बेटा हम टेस्ट बनाएंगे तो उसके लिए हम एक तो पहले डिफाइन करेंगे कि भी हमारा कंटेंट कौन सा है। वो 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 4 हैं, 3 है, 6 हैं, 8 हैं, हमने कितने यूनिट्स का जो है ना वो टेस्ट लेना है, उसके कंटेंट आइडेंटिफिकेशन करनी है। और फर्दर ये देखना है कि हम इसकी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे करेंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी कैसे करेंगे आइटम्स की। तो ये चीज़ें भी फर्दर हमने देखनी है और इसको हम देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी इसमें भी एक डिस्कशन है अबाउट टेस्ट। यहाँ पे जो बेटा ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स और एम, ये तीनों इंटेंशंस होती हैं। इनमें तीनों में इस हद तक ये तीनों एक चीज़ है। ये तीनों के तीनों हम वो चीज़ें जो जिन्हें हम अचीव करते हैं, लेकिन इनमें बहुत बुनियादी डिफरेंस हैं। मसलन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू गोल्स वो ईजी होते हैं अचीव करना, और ऑब्जेक्टिव नंबर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। गोल्स नंबर में होते तो 10, 12, 15 हो सकते हैं, लेकिन कम होते हैं। जबकि जो एम्स हैं वो गोल से भी तादाद में कम होते हैं और बहुत जनरल होते हैं, उनको अचीव करने में मैक्सिमम टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो ये बुनियादी डिफरेंस है आपके गोल्स, एम्स और इसमें। तो इसलिए इन तीनों में डिफरेंस ज़रूर है, यानी तीनों में इस तरह से डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बॉटम लेवल पे हैं और एम्स आपके टॉप लेवल पे हैं, और इनके दरमियान में गोल्स हैं। आपके एम अगर ऑब्जेक्टिव चीज़ अचीव होते हैं तो आपके जो गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे। अगर आपके गोल्स अचीव होंगे तो फिर आप एम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना इस तरह से आपस में लिंक करता है। इसके लिए जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे बीइंग मुस्लिम हम पे कुछ फ़राइज़ हैं, जो जैसे नमाज हमने पढ़नी है, हमने हज करना है, ज़कात देनी है। तो अगर हम एक अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं तो देखिए एक अच्छा मुसलमान तब बनेंगे हम डेली बेसिस पे 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और ये बाकी दीगर नेकी के काम करते हैं, हमसायों से, दूसरे लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। तो ये एक अच्छे मुसलमान बनने की इंडिकेशंस हैं, यानी इंसान का खुलक में अफजल होना, अच्छा होना। तो अगर ये डेली बेसिस पे हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अच्छे अखलाक के मालिक हो सकते हैं। और फिर हमारा गोल ये हो सकता है कि जैसे आप देखें ना, जैसे एक हज करना है या ज़कात देनी, तो ये वही बंदा दे सकता है जिसके पास पैसा हो। अब हर बंदे पे ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है, ना हर बंदा हज पे जा सकता है। तो साहब इस्ताद जो लोग हैं वही हज और ज़कात कर सकते हैं। अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कि अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे कि आप सब हज करें इंशाल्लाह, और आपको सबको तौफीक दे कि आप लोग सारी ज़िंदगी ज़कात अदा करें, और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तरक्की दे ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत दोनों को भलाई अता फरमाए। तो सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। तो ये कोई कोई कर सकता है, हर कोई बेटा नहीं कर सकता। गोल्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं और एम बहुत जनरल है कि वी वांट टू बिकम गुड मुस्लिम, वी वांट टू बिकम गुड मुस्लिम, आई वांट टू बिकम गुड मुस्लिम। और ये कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट है, दैट आई वांट टू बिकम गुड मुस्लिम। लेकिन ये बेटा इतनी छोटी सी बात कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता हूँ, इसलिए फिर मुझे बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, फिर मैं एक अच्छा मुसलमान बन सकता हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं बनता तो यकीन करें मैं अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। इफ़ आई वांट टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, तो मैं तब भी अच्छा स्टूडेंट बनूंगा जब मैं डेली बेसिस पे पढ़ूंगा, डेली बेसिस पे मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर मेरे कुछ गोल्स होंगे, फिर मैं कुछ अच्छे नंबर्स लूंगा, फिर मैं अच्छा स्टूडेंट बनूंगा।
और ऐसे ही मैं अगर अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ, जनरल स्टेटमेंट, आई वांट टू बी गुड टीचर, लेकिन बेटा एक अच्छा टीचर बनना बहुत मेहनत तलब होता है, बहुत ज़्यादा उसमें आपका बेटा फोकस होता है, एनर्जी होती है, फिर जाके आप जो है ना वो अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप जैसे अभी बीएड कर रहे हैं, एम आगे फर्दर इंशाल्लाह आप एमफिल करें, पीएचडी करें, तो अच्छे टीचर बनने के लिए आप क्वालिफिकेशन इंप्रूव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, काम करते हैं, बच्चों को मदद करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उनके टेस्ट बनाते हैं, स्कोरिंग करते हैं, ये सारा काम एक अच्छा टीचर बनने के लिए कार्य होते हैं। तो जो एम है वो होता जनरल है, लेकिन इसको पूरा अचीव करना टाइम टेकिंग होता है, वो लॉन्ग करता है, कई साल कई दहाइयाँ लग जाती हैं, एम्स में बंदा लगा रहता है, तो ये कंटिन्यू इसके अंदर आता है। तो एनी हाउ हम अभी हम बात करने जा रहे हैं टेस्ट के बारे में। बेटा टेस्ट इज अ सच काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर द टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। तो हम बेसिकली टेस्ट को एक टूल के तौर पे देखते हैं, एक डिवाइस के तौर पे देखते हैं, जिसकी मदद से हम बच्चों की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ये एक थर्मामीटर का काम करता है। अगर किसी का आपने बुखार चेक करना है तो उसका थर्मामीटर आप उसके बगल में या मुंह में देते हैं, तो उसका बुखार की रीडिंग उसके ऊपर आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि इसको बुखार है या नहीं है, और अगर है कम है, ज़्यादा है, कितना है। आजकल तो खैर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, शुगर पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट के लिए अलग से मीटर हैं, बीपी के जो मरीज उनके अलग अलग से ऑपरेटर्स हैं उनके। तो ये सारे डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू आप उनकी रीडिंग्स लेते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ की है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की है, चाहे वो बुखार की है। तो बेटा अगर हमने बच्चों की लर्निंग की रीडिंग लेनी है, बच्चा किस लेवल तक उसके अंदर लर्निंग आ गई है और उसका परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, तो फिर हमें उसकी टेस्टिंग और टेस्ट लेना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो किसी खास मकसद के लिए हम बच्चों के जो बिहेवियर है, ये नंबर ऑफ बिहेवियर्स हैं, उनको मेजर करना चाहते हैं, उनको पता करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक जो है ना वो टेस्ट बनाते हैं और जो स्पेसिफिक पर्पस सर्व कर रहा होता है। Moreover, it is an instrument that typically uses sets of items designed to measure a domain of learning task. बेसिकली अभी हमने बात की थी लास्ट टाइम भी डोमेन्स ऑफ लर्निंग की। ये 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन्स हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में हमने बात नहीं की, लेकिन ये है कि ये तीनों डोमेन्स के रिलेटेड टेस्ट जो है ना, तीनों टेस्ट तीनों डोमेन्स में जो है ना आइटम्स डेवलप की जा सकती हैं और मेजर किया जा सकता है। बट मोस्टली हम बेटा ज़्यादा फोकस कॉग्निटिव डोमेन पे करते हैं, उससे रिलेटेड हम अपने आइटम बनाते हैं, क्लासरूम टेस्ट बनाते हैं या टीचर में टेस्ट बनाते हैं। Tests are a systematic method of collecting information that leads to make inferences about the character of the people or objects. तो बेसिकली टेस्ट आपके वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्फर करते हैं कि कोई जो स्टूडेंट है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इन्फर का मतलब होता है कि प्रोडिक्ट करना या उसको फ्यूचर में देखना कि बच्चों के अंदर किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो हाई अचीवर्स हैं, लो अचीवर्स हैं। Teachers prepare tests while sampling the items from a pool of items in such a way that it is represents the whole subject matter. तो बेटा जब हम टेस्ट बनाते हैं तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमारा टेस्ट बैलेंस टेस्ट हो, और बैलेंस टेस्ट बनाने के लिए हम अगर कहते हैं कि हमने 8 यूनिट से टेस्ट बनाना है, तो फिर वो 8 यूनिट से ही हमें आइटम्स, चाहे वो एमसीक्यूज हों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हों, चाहे ट्रू फॉल्स हों, चाहे वो आपके सब्जेक्टिव हों, तो फिर उन 8 जो यूनिट्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन तमाम को हमने वेटेज देनी है, तमाम को रिफ्लेक्ट करना है टेस्ट के अंदर। और इसके लिए हम एक टेस्ट आइटम पूल भी बनाते हैं बाज़ दफ़ा, जिसके अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज हो सकते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स हो सकती हैं, सैक्स हो सकते हैं, सब्जेक्टिव आइटम्स हो सकती हैं। तो उनको हम डेवलप करके उसमें से कुछ आइटम्स को टेस्ट में शामिल कर लेते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड हों, या चलें वो तो अगली बातें हैं, यानी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। द मेन कैटेगरीज ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टाइप। दो मेन कैटेगरीज हमारे टेस्टों की जो हम टेस्ट बच्चों को लेते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है जिसके अंदर आपके ये एमसीक्यूज आते हैं और सैक्स आते हैं, या आपके फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स वगैरह आते हैं। जबकि सब्जेक्टिव में आपको पता है कि वो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चों ने डिटेल में आंसर करना होता है, और इस चीज़ को बेटा हम टेस्ट टाइप्स के तौर पे दे सकते हैं। अच्छा, जो एक टेस्ट हम लेते हैं, उस टेस्ट को लेने का पर्पस क्या होता है? उस टेस्ट को लेने का पर्पस होता है कि हाँ, वी वांट टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस हद तक जो है ना वो प्रोग्रेस उनकी हो रही है, यानी उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही है, या जो हम उन्हें बता रहे हैं वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, अब वो एक्टिव हैं या नहीं हैं। डायग्नोस्टिक लर्निंग प्रॉब्लम्स, ये हमने लास्ट में बात की थी। टेस्टिंग का बहुत बड़ा मकसद होता है कि हम बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करें, उनको हेल्प आउट करें। देखें, आप और मैं, हम लोग बेटा मैच्योर हैं। मैं आपसे ज़्यादा मैच्योर हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे मुकर्रर किया आपकी रहनुमाई के लिए। ये लाज़मी नहीं है, यहाँ पे तो चलें, मैं जिस एज में मैं ये 14 साल पहले जब मैं
22-23 साल का था उस वक्त से मैंने यानी मैं लोगों को, टीचर्स को एज अ टीचर ट्रेनर भी पूरे पंजाब में मैं ट्रेनिंग देता रहा हूँ। तो उस वक्त मैं बड़ी छोटी सी एज में बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े टीचर्स जो मुझसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, 50-50 प्लस थे, उनको मैं ट्रेनिंग देता था। लेकिन ये चले कि बच्चे तो बेटा आपसे ही मेच्योर है ना, आप मेच्योर होते हैं 20-22-25 साल के होते हैं जब स्कूल में जाते हैं एज अ टीचर। जबकि आपके बच्चे जो हैं वो आप अगर प्री स्कूल से देखें, प्राइमरी स्कूल में देखें तो 4-5-6 साल से लेके 12-14 साल तक या हद 16 साल तक आप मैट्रिक में 17 साल तक पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो वो इमेच्योर होते हैं एज कम्पेयर टू यू। तो इसलिए बेटा आप लोग उनको ज़्यादा अच्छे तरीके आपने ज़िंदगी देखी होती है, आप उन सारे प्रोसेस से गुजरे होते हैं, आप ये सारी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो इस ट्रेनिंग का ये असर होता है कि हम बच्चों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व कर सकें। वो अपने तो बेटा नहीं कर सकते, दे कांट हेल्प देमसेल्फ, बट यू कैन हेल्प देम। कीप इन माइंड यू आर द टीचर, and if you want to become the best teacher or the effective teacher, then you should be ready to help out your students. Keep in mind. नेक्स्ट वी सी असाइनिंग ग्रेड्स। तो जाहिर बात है जब हम टेस्ट लेंगे तो टेस्ट की जब हम वैल्यू उसकी मेजरमेंट करते हैं और फिर हम उनको मार्क्स साइन करते हैं, उसके बेसिस पे हम जो भी ग्रेडिंग सिस्टम होता है ग्रेड्स बच्चों को देते हैं ताकि उसके मुताबिक हम देख सकें कि ये अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बुरे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट अच्छे बुरे नहीं होते, स्टूडेंट हमेशा अच्छे होते हैं, ये बात आप बता। स्टूडेंट कभी भी बुरे नहीं होते, स्टूडेंट हमेशा अच्छे होते हैं, पहली बात ध्यान में रख लें, ठीक है। स्टूडेंट्स कभी भी बुरे नहीं होते, एक बच्चा जो फेल होता है बेटा वही बुरा नहीं होता, ये बात जहन से निकाल दें कि स्टूडेंट बुरे होते हैं। स्टूडेंट सारे अच्छे होते हैं, कम मेहनती या ज़्यादा मेहनती ज़रूर होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा लायक भी होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेते हैं। कुछ बच्चे बेटा जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम उनको सिर्फ इसलिए नेगलेक्ट कर देते हैं कि ये तो बुरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये हम बाइस्ड हो जाते हैं, ये हमारा रोल नहीं है। देखिए हमारी औलाद जैसे भी हो बेटा, हमें उनके साथ चलना पड़ता है, वो अखलाकी तौर पर अच्छी हो बुरी हो, माली तौर पर हमें फ़ायदा दे नुकसान दे, सोशली हमें फ़ायदा दे नुकसान दे, बीइंग पेरेंट्स बेटा हम उनको ओन करना पड़ता है। तो अगर हम स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं, अगर मैं एक स्पिरिचुअल फादर हूँ, आप लोग स्पिरिचुअल मदर्स हैं, फादर्स हैं, तो बेटा हमें अपने माँ बाप की तरह बेटा अपने बच्चों की निगहदाश्त करनी पड़ती है। इसलिए बच्चे बुरे नहीं होते हैं, वो अच्छे, यानी ये ज़रूर होता है कि ज़्यादा पढ़ने वाले कम पढ़ने वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं होते, ये बात ध्यान में रखें। उनसे नफरत नहीं करनी, जान नहीं छुड़ानी, बल्कि उनकी हेल्प आउट करना है। क्लासिफिकेशन सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। तो जारी बात है कि जब आप समटाइम ऐसा होता है ग्रुपिंग हम करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स की ग्रुप अलग बना देते हैं, ड्रॉपर्स के अलग बनाते हैं, स्टूडेंट लर्नर्स के अलग बनाते हैं, समटाइम हम मिक्स ग्रुप करते हैं। उसमें यानी ये होता है कि लाइक स्टूडेंट्स हैं, कुछ मीडियोकर्स हैं, कुछ स्लो लर्नर्स हैं, ताकि तीनों की पीयर लर्निंग हो सके ग्रुप्स की और आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। उन तीनों की स्किल जो है उससे नॉरिशमेंट होती है, तीनों को फायदा होता है। देन आपने सिलेक्शन करनी है स्टूडेंट्स की नेक्स्ट ग्रेड के लिए भी, और कुछ खास तरह के टास्क होते हैं उसके लिए भी बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये भी अब नेचुरली है, लाजमी नहीं है कि जो क्लास का सबसे ज़हीन बच्चा है, जो मार्क्स सबसे अच्छे लेता है, वो तकरीर में भी अच्छा हो, नात में भी अच्छा हो, वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स फीमेल और मेल भी हो, ऐसा नहीं होता। बाज़ बार क्लास का बहुत बुरा बच्चा, यानी बहुत नालायक बच्चा जो होता है, जो ज़्यादा पढ़ने में कामयाब भी होता है, लेकिन वो खेलने में बहुत बेहतर होता है, वो नात खाने में बहुत बेहतर होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन की है क्वालिटीज़ की इंसानों के अंदर, कि हर इंसान के पास एक जैसी क्वालिटीज़ नहीं है। कुछ इंसानों में कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा जाकर हो जाती हैं, और कुछ में कुछ और तरह की क्वालिटीज़ उजागर हो जाती है। मतलब मैं एक अच्छा टीचर, चले मैं आपको एक दिन से पढ़ा रहा हूँ, दूसरा दिन है, हो सकता है कि आप मुझे वैल्यूएट करें कि आई एम अ गुड टीचर फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर आप कहें कि तारिक साहब हमें गाना सुनाएं, तो हो सकता है मुझसे बुरा सिंगर ही कोई ना हो दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए हर इंसान जो है उसके खास एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं, लेकिन जो कम होते हैं उन्हें प्रोमिनेंट किया जा सकता है, उनको हेल्प किया जा सकता है, उनको पॉलिश किया जा सकता है, उनको बेहतर किया जा सकता है। एंड देन एवेल्युएटिंग आवर इंस्ट्रक्शंस आल्सो, कि हम अपना भी तदारुक करें कि भाई क्या ये बच्चे जो पुअर परफॉर्मेंस जिनकी है या जो अच्छे नंबर नहीं ले रहे, तो क्या इसकी वजह ये वो पढ़ते कम है या उन्हें समझ नहीं आ रही। और अगर उन्हें समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि वो समझाने वाले का कसूर हो सकता है, और समझाने वाला मैं हूँ, बताने वाला मैं हूँ, गाइड करने वाला मैं हूँ, एक्सप्लेन करने वाला मैं हूँ, एलेबोरेट करने वाला मैं हूँ, यानी टीचर है। तो हो सकता है कि टीचर का जो खुद का जो टीचिंग स्ट्रेटजी है, टीचिंग मेथड है, उसके जो लेवल है वो इतना हाई फाई है कि स्टूडेंट तक बात नहीं पहुँच रही, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो इसलिए बेटा हमें खुद को भी वैल्यूएट करना चाहिए कि भाई हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्लासरूम के अंदर, वो किस हद तक बच्चे पिक कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस चीज़ को भी हमें पता चलता है, जब टेस्ट के स्कोर्स आते हैं हमें पता चलता है बच्चों की ये लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, तो हमें उस ये असेसमेंट, ये टेस्टिंग इस चीज़ में भी गाइड करती है। नेक्स्ट वी कैन से ऑब्जेक्टिव, बेटा बात हो गई है क्लियरली कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ये दीज आर सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उनके अंदर जो खास एबिलिटी है उसकी बात हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे एक चीज़ जो इसको सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग कंसेप्ट है वो बेटा बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स का है। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स हम वो कहते हैं सच ऑब्जेक्टिव दैट आर रिटन इन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जो बात मैंने बी एफ स्किनर की थी, बेसिकली वो बिहेवियरिस्ट है और उसने जो थ्योरी दी है इसकी साइकोलॉजी की, उसके क्लासिकल कंडीशनिंग की, और उसमें जो उसने बात की है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हवाले से, तो फिर उसमें मेन जो है ना आपका जो बिहेवियर ऑब्जेक्टिव होता है वो इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स देखे जाते हैं। मसलन मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ कि आज का जो लेसन है उसमें आपके एट द एंड ऑफ द लेसन what sort of changes are desired on part of me as a teacher? What are today's specific objectives? Number one, you people should be able to define objective. तो ये डिफाइन ऑब्जेक्टिव जो है ये एक बिहेवियरल टर्म है जो हम कह रहे हैं। ऐसे यू पीपल शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन या अमंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव या गोल ऑब्जेक्टिव गोल एंड एम्स। तो ये आज दो मैंने बात की फॉर एग्जांपल आपके साथ। एंड यू शुड बी एबल टू एलेबोरेट ये आपका जो भी हमने टॉपिक लास्ट डिस्कस किया पर्पस ऑफ टेस्ट, तो आप पर्पस ऑफ टेस्ट को एलेबोरेट कर सकें। ठीक है, तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो बड़े क्लियर होते हैं, एग्जिबिट होते हैं, खास तरह की वो स्टूडेंट के बिहेवियर या एक्शन जो हम स्टूडेंट के पार्ट पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब द इंटेंडेड रिजल्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रादर देन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। बेसिकली मैगन ने ये बात की है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इंटेंडेड रिजल्ट्स की बात करता है, इंटेंडेड आउटकम्स की बात करते हैं, ना कि उस प्रोसेस की बात करते हैं जो कि जिसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी जानी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करता है दैट टुडे यू आर हियर व्हेन ही और शी टेक्स टेस्ट। तो वो गाइड करता है बेटा यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, बट यू शुड बी देयर। आपने अपने को बेहतर करना है, इंप्रूव करना है। आज आप 65 पे खड़े हैं, कल आपने 80 पे आना है। अगर आप 70 पे खड़े हैं कल आपने 85 पे आना है। आप 80 पे खड़े हैं आपने 90 पे जाना है। तो टीचर उसको गाइड करता है और वो गाइड करता है कि what sort of things are required, what sort of inputs are required to reach that specific goal. So what needs to happen to go from here to there. फिर आप क्या करना है, टीचर्स पे गाइड करता है स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं उसके। तो आपके जो बेटा पहले जैसे मैंने बात की बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली चीज़ बेटा बिहेवियर है। फर्स्टली एन ऑब्जेक्टिव मस्ट एक्सप्लेन द कॉम्पिटेंसी टू बी लर्नड। ये कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर होता है द इंटेंडेड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर, कि जिस तरह की बिहेवियर के अंदर हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप आज इस लेसन के बाद इस काबिल होंगे टू डिफाइन समथिंग और टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंसेप्ट और टू एलेबोरेट अ टॉपिक। और जैसे अभी ये आ गया तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी खास तरह के बिहेवियर्स होते हैं जो हम बच्चों के अंदर इंडल्ज करना चाहते हैं, उनके अंदर पैदा करना चाहते हैं, उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं। तो ये सबसे पहली बात है कि आपको ऑब्जेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है, सेकंड ऑब्जेक्टिव मस्ट क्लैरिफाई द इंटेंडेड डिग्री of, in the other words, the objective should not only indicate the change in the behavior of the students but also the level or degree of change as well. तो आप एक खास क्राइटेरिया की बात करते हैं, लर्निंग डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। बेसिकली बेटा जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें 6 लेवल्स हैं और इन्हीं 6 लेवल्स को हम सर्टेनली देखते हैं कि बच्चे बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं, पहले लेवल पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे। तो इसमें लर्निंग डिफिकल्टी लेवल्स को भी देखा जाए। Then condition, thirdly, an objective should describe the condition under which the learning will occur. इसमें तो जाहिर बात है कि आप जो क्लासरूम के अंदर सेटिंग के अंदर जो बात कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें फर्दर हम ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि अपने जो भी टॉपिक्स होते हैं इसको रियलिटी के साथ एट मैक्सिमम रिलेट करें, जितना आप कर सकते हैं। उसकी जो भी एग्जांपल्स हो सकती हैं, यानी क्लासरूम के अंदर बैठ के बच्चा जो है ना वो दुनिया के हर चीज़ को उसी तरह से देखे जैसे वो अपनी आंखों से देखता है। ये एक अच्छे टीचर की कामयाबी होती है। उसकी जो ऐसी कंडीशंस पैदा करें, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, मल्टीमीडिया यूज़ किया जा सकता है,
वीडियो ऑडियो या आजकल तो पता है मोबाइल लर्निंग है वो भी यूज़ की जा सकती हैं। अच्छा, अभी हम बात करने जा रहे हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के हवाले से, और इसमें जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है उसमें सबसे पहले हम बेंजामिन ब्लूम जो है इसने 1956 में जो है ना वो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो प्रेजेंट की थी, जिसमें उसने इसको कैटेगराइज किया था। और अभी हम इसको देखते हैं। The cognitive domain basically was presented in 1956, involves the development of intellectual skills. तो आपने अगर बच्चों की इंटेलेक्चुअल स्किल्स को स्टडी करना है तो उसके लिए आप ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो अप करते हैं। दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। इसका ताल्लुक आप चंद जो भी आपके हकायक होते हैं उनको रिकॉल करना, मेमोरी से बाहर निकालना, वापस लेके आना, और उसको बताना, प्रोसीजर और पैटर्न्स के बारे में रिकॉर्डिंग करना, कंसेप्ट्स दैट सर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल्स, और उनके बारे में जो भी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज उसके बारे में, स्किल्स के बारे में, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात हो रही है उसके बारे में हमें गाइड करती है। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ डोमेन स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपलेस्ट कॉग्निटिव डोमेन टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अभी इसमें देखते हैं कि ये 6 लेवल कौन से हैं। हो सकता है आपने पहले ब्लूम उसमें पढ़ी भी हो। इसमें बेटा नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। और नेक्स्ट इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि आपका जो पहला बॉटम पे सबसे नीचे जो नजर आता है वो बेटा नॉलेज है, और इसका ताल्लुक रिकॉलिंग एंड रिकॉग्निशन से है। और यानी कोई भी बात, कोई मसला मैं आपसे पूछूं कि व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड, तो इसका क्या आंसर होगा? जी बेटा, व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड? जी मैं वेट करूंगा। यानी अभी अगर आपने बताया कि 14 को पाकिस्तान बना है, तो आपने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपने माइंड से रिकॉल की और एक डेट याद की, डेट है, ईयर है, इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम नॉलेज में रखते हैं। या कोई नाम है किसी कंट्री का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, उस चीज़ को बेटा हम नॉलेज पे देखते हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, तो अगर आप इसका आंसर करते हैं इस्लामाबाद, तो आप माइंड से आप जो इस्लामाबाद निकाल रहे हैं तो बेटा ये रिकॉलिंग है, आपके माइंड में ये बात है और आप इसको निकाल रहे होते हैं। ऐसे किसी चीज़ को रिकगनाइज कर लेना, तो सामने कोई चीज़ आती है, आप बता देते हैं ये चीज़ सूरज है, ये चांद है, ये तारे हैं, ये आसमान है, ये दीवार है। तो ये चीज़ भी बेटा आइडेंटिफाई करना भी आपका नॉलेज के साथ, जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, उसमें बच्चा हैंड को रिकगनाइज करे, नोज को रिकगनाइज करे, आइज़ को रिकगनाइज करे, तो ये चीज़ आपकी नॉलेज लेवल पे आती है। अगली बात बेटा आपकी कम्प्रीहेंशन है, जिसका ताल्लुक आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ है, और जिसमें आप चीज़ों को ट्रांसलेट करना और फर्दर उसको इंटरप्रेट करना, और उस चीज़ को जो है वो यानी इस तरह से चीज़ों को आप देखते हैं जिसमें आप चीज़ों को कम्प्रीहेंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और समटाइम इसमें एलेबोरेशन भी आता है, एक्सप्लेनेशन भी आती है, डिस्क्रिप्शन भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्रीहेंशन का हिस्सा है। आप चीज़ों को तब भी एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे जब आपको कुछ आता होगा उसके बारे में। जब आपको नहीं आता तो आप नहीं करेंगे डिस्क्राइब, एक्सप्लेन। तो वही पर्सन एक्सप्लेन कर सकता है, वही डिस्क्राइब कर सकता है जिसके अंदर इस चीज़ की कम्प्रीहेंशन होगी, देन ही और शी कैन डू दैट। तो इसका ताल्लुक अंडरस्टैंडिंग के साथ है। तीसरा लेवल बेटा जो आता है वो एप्लीकेशन है, जिसका ताल्लुक प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ है, दैट यू लर्न समथिंग टू परफॉर्म प्रैक्टिकली, यानी इसको आप प्रैक्टिकली यूटिलाइज करें, दैट इज मेंट द एप्लीकेशन। ठीक है, और यूज ऑफ जनरलाइजेशन इन स्पेसिफिक इंस्टांसेस, यानी आप मैथ का नॉलेज है, साइंस का नॉलेज है, इस्लामियत का नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करें अमली ज़िंदगी में, तो बेटा ये एप्लीकेशन होगी। यानी स्टूडेंट्स को इस काबिल हमने बनाना होता है कि वो इन चीज़ों को अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें, उससे फ़ायदा ले सकें। ये पर्पज़ होता है एप्लीकेशन का। देन वी सी द एनालिसिस। एनालिसिस का ताल्लुक बेटा आपके यानी आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, आप चीज़ों को डिफरेंट कंपोनेंट्स के फॉर्म में देखते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक ब्रॉडर चीज़ होती है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट को स्टडी करना और उसको डिफरेंट कंपोनेंट में जाके स्टडी करना, बेटा वो एनालिसिस होता है। इसको ब्रेक डाउन भी कहते हैं, ठीक है, और उसको तज्जिया भी कहते हैं उर्दू में। और आगे बेटा सिंथेसिस है, उन्हीं कंपोनेंट्स को जिनको आपने तोड़ा होता है और उनको स्टडी एक एक कंपोनेंट करके किया होता है, उनको कंबाइन करके स्टडी करना और एक नई चीज़ प्रोड्यूस करना या एक नया कंसेप्ट लेके आना, वो बेटा सिंथेसिस है। और इसमें हम सिंथेसाइज करते हैं, कंबाइन करते हैं, चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसको कुछ चीज़ों को
अलग देखा जाए, बल्कि आप इसमें हम उन चीज़ों को जो अलग पढ़ा होता है उनको कंबाइन करके उस कंसेप्ट को नया बनाते हैं। तो नेक्स्ट बेटा वैल्यूएशन है, ये सबसे टॉप लेवल पे है हायर ऑर्डर थिंकिंग में, जिसमें चीज़ों को एनालाइज वैल्यूएट करना या उसको क्या कहते हैं अप्रेज करना, इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें चीज़ों की वर्थ वगैरह जो है ना वो देखी जाती है। ख़ासतौर पर जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम मोस्टली वैल्यूएशन में उसको देखते हैं जिसमें लर्निंग डिफिकल्टी सबसे ज़्यादा होता है। इसको हायर ऑर्डर थिंकिंग में देखा जाता है। जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के, उनके लो लेवल थिंकिंग की स्किल्स होती हैं, और जो लास्ट 3 लेवल्स हैं 4 to 6 जिसमें एनालिसिस, सिंथेसिस और वैल्यूएशन आता है, ये बेटा हायर ऑर्डर थिंकिंग आती है। और बच्चों में हम इन चीज़ों को इसी तरह से डेवलप करने की कोशिश करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की वजह से। तो बेंजामिन ब्लूम ने इसको बेटा जो है वो 1956 में ये जो कंसेप्ट था ब्लूम टैक्सोनॉमी का उसको प्रेजेंट किया था, और 2001 में उसकी जो स्टूडेंट है क्रथवॉल, जिसने हमें फैक्ट्री डोमेन भी शायद दी है, तो फैक्ट्री डोमेन भी क्रथवॉल ने शायद दी है, तो उसने 2001 में ये जो टैक्सोनॉमी है ब्लूम टैक्सोनॉमी इसको रिवाइज किया है, और इसको अब कहा जाता है रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके लेवल भी 6 ही हैं, लेकिन उसमें उसने डिस्कस किया कि जो ये लेवल्स हैं उसमें जो वर्ड्स हैं इसमें कुछ परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा चेंज किया है। ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है। एक तो वैल्यूएशन उसमें से निकाल दिया गया है, और नॉलेज और कम्प्रीहेंशन की जगह पे कुछ नए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अंडरस्टैंडिंग यूज़ किया गया है, और एप्लीकेशन का अप्लाइंग यूज़ किया गया, ऐसा कुछ यानी थोड़ा सा नेम चेंज कर दें जिसके अंदर थोड़ी सी हरकत आ गई है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए। ओके, नेक्स्ट बेटा हम जो मैंने अभी बात आपसे की थी हायर ऑर्डर थिंकिंग की और लो ऑर्डर थिंकिंग की, तो ये मैंने क्लियरली आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ब्लूम्स रिवाइज जो टैक्सोनॉमी है दैट वाज पब्लिश इन 2001 बाय क्रथवॉल। ठीक है, और इसने इसकी जो लो ऑर्डर थिंकिंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग से इसमें बात की है, और इसने ये देखें अभी इसकी आगे ये आपकी जो रिवाइज टैक्सोनॉमी है उसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो 6 लेवल्स हैं, लो ऑर्डर थिंकिंग के 3 लेवल्स हैं और हाई ऑर्डर थिंकिंग के 3 लेवल्स हैं। तो पहला जो नॉलेज था उसको रिमेंबरिंग में चेंज कर दिया है, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन था उसको अंडरस्टैंडिंग में चेंज कर दिया है, तीसरा एप्लीकेशन था उसको अप्लाइंग में चेंज कर दिया है, चौथा एनालिसिस उसको एनालाइजिंग में चेंज कर दिया है, सिंथेसिस उसने डिस्कस करके निकाल दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर वैल्यूएटिंग ठीक है, और क्रिएटिंग उसने लास्ट पे रखा है, ये सबसे मुश्किल है। इसलिए क्रिएशन जो है, क्रिएटिविटी जो है, ये सबसे मुश्किल टास्क है, और हर बंदा क्रिएटिव तो नहीं होता, लेकिन जो होता है वो बाकमाल होता है, उसकी जो थिंकिंग है वो सबसे बेहतर होती है। तो ये इसमें 6 लेवल्स ही हैं। और फर्दर जो है बेटा नॉलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो नॉलेज है, और नॉलेज के बारे में कहा जाता है नॉलेज कैन बी कैटेगराइज एज अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक एंड ऑफ द वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको जो मालूमात हैं उसको बेटा नॉलेज कहते हैं, उसको कैसे डील करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसके साथ उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी, वो उस चीज़ को नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज लेवल फोकसेस ऑन memory or recall whether the learner recognizes information, ideas, principles in the approximation or approximate form in which they were learned। तो इसमें मेन ये है कि जिस तरीके से बच्चा लर्न करता है उसमें उसकी मेमोरी का हिस्सा बन रहा है नहीं बन रहा है, और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडियाज़ को रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, और जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, ये चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं। और इसमें जो बेटा हम की वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इस आज की जो लेसन है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि बिहेवियरल फॉर्म में जो ऑब्जेक्टिव्स हम स्टेट करते हैं बेटा, इनकी वर्ड्स जो है ना उनकी मदद से किए जाते हैं। टू रेंज समथिंग, टू डिफाइन समथिंग, टू डिस्क्राइब, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब, डिफाइन, आइडेंटिफाई, टू लिस्ट और लेबल और नेम और ऑर्डर और रिकॉग्नाइज और रिकॉल और रिलेट, ये सारे के सारे जो की वर्ड्स हैं इनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं, और इनको वर्ब भी कहा जाता है। ये जितने बेटा वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, ये बिहेवियरल फॉर्म में होते हैं, और इनको जब हम यूज़ करके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उनको बेटा हम बिहेवियर ऑब्जेक्टिव का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें लेवल है कम्प्रीहेंशन का, उसमें आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। तो कम्प्रीहेंशन इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग एंड कंपासेस अंडरस्टैंडिंग हैज द नॉलेज बीन internalized or understood, the student should be able to translate or comprehend or interpret information based on knowledge। यानी नॉलेज की बेस पे जो भी इंफॉर्मेशन उसको अंडरस्टैंड करना, कंप्रीहेंड करना, उसको इंटरप्रेट करना, ये तकरीबन एक जैसे वर्ड्स हैं। और इसके जो की वर्ड्स है उसमें टू चूज है, टू कंपेयर है, टू क्लासीफाई है, टू
describe, to demonstrate, to determine, to discuss, यानी students will be able to choose between two things, यानी जो भी दो चीज़ें उसमें choose करता है students या compare करता है, will be able to compare between this and that, classify करना किसी चीज़ को और grouping करना, classify करना, उस चीज़ को describe करना, demonstrate करना, define करना, discuss करना, explain करना, discriminate करना। तो डिस्क्रिमिनेट बेटा फ़र्क को कहते हैं, और एक्सप्रेस करना, आइडेंटिफाई करना, इंडिकेट करना, इंटरप्रेट करना, लेबल करना, लोकेट करना, पिक करना, रिकग्नाइज करना, ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं बेटा कम्प्रीहेंशन लेवल पे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पैदा होता है जो कि आपने पता नहीं गौर किया है कि नहीं, कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो नॉलेज लेवल पे भी सेम है और कम्प्रीहेंशन लेवल पे भी सेम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेटा इसलिए होता है कि ये जो नॉलेज होता है ना लेवल, ये जब छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वही चीज़ जो बहुत बेसिक्स पे हम उन्हें पढ़ा रहे होते हैं, जब नेक्स्ट लेवल पे वो पढ़ते हैं बेटा वो चीज़ उस वक्त उनके लिए कम्प्रीहेंशन लेवल पे हो सकती है जब वो बहुत बेसिक लेवल पे होती है, लेकिन अगले लेवल पे वो चीज़ बेटा नॉलेज लेवल पे चली जाती है। जब अब यहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ को जो है ना वो रिकॉल करना है और बस दैट्स ओके, और उसके बाद वो उसको नॉलेज लेवल पे देख सकते हैं। वही चीज़ जो पिछले लेवल पे या उससे पिछले लेवल पे कम्प्रीहेंशन लेवल पे थी, हो सकता है इस लेवल पे वो नॉलेज लेवल पे हो। तो इसलिए दोनों में जो है ये आपस में इंटरचेंज होती रहती है इन्फॉर्मेशन इस तरह के वर्ड्स की और ऑब्जेक्टिव्स की, और ये दिखना पड़ता है कि लेवल कौन सा है, उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी कौन सा है। तो अगर वो जो डिफिकल्ट है किसी खास लेवल में तो कम्प्रीहेंशन लेवल पे, अगर वो चीज़ अगले लेवल में ईजी हो जाती है तो बेटा वो नॉलेज लेवल में चले जाती है। दैन आप देख सकते हैं बेटा एप्लीकेशन थर्ड इसका जो है एप्लीकेशन द यूज़ ऑफ नॉलेज कैन द स्टूडेंट यूज द नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन in a real world. It can also be the application of the theory to solve a real world problem and the students select, transfer and use the data and principle to complete solve a problem. तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपका जो नॉलेज आपने उससे शेयर किया दिया है, उसकी बेस पे वो रोज़मर्रा के मामलात में उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं। और इसके लिए फिर हम जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसमें टू अप्लाई है, to classify, to demonstrate, to develop, to dramatize, to employ, generalize, to illustrate, general, ये सारे organize, practice, relate, restructure, rewrite, schedule, sketch, solve, use, utilize, transfer, ये सारे बेटा नॉलेज लेवल की चीज़ें आती हैं और इनको यूज़ करके हम नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव जो है ना वो स्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो एनालिसिस है, और एनालिसिस में जिसमें कहा कि किसी चीज़ को ब्रेक डाउन किया जाता है, कंपोनेंट्स में देखा जाता है। तो एनालिसिस इन्वॉल्व्स द टेकिंग पार्ट ऑफ पीस ऑफ नॉलेज दैट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट में मुख्तलिफ पार्ट्स को अलग अलग से देखना। एंड इट कैन ओनली अकर इफ द स्टूडेंट्स हैज obtained knowledge and of the comprehends the concept and the students examine the classifies hypothesis, collect data and draws conclusion। और इसके जो कीवर्ड्स हैं उसमें टू एनालाइज, टू appraise, calculate, recognize, sorry, categorize, compare, conclude, contrast, criticize, detect, debate, determine, develop, distinguish। अच्छा ये अभी हो सकता है जो बातें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ या वैसे यहाँ स्क्रीन पे शो हो रही हैं, ये चीज़ें हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपके लिए ये चीज़ें अभी बिल्कुल बेमायनी से नजर आएँ, चूँकि इसको आपने एप्लीकेशन नहीं देखी। लेकिन आप थोड़ा सा अपनी बुक्स निकालें या पुरानी बुक्स निकालें या स्कूल की बुक्स निकालें तो उसमें आप देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं उसमें ये सारे कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। अब मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये डिपेंड करता है एनालिसिस पे लेवल पे है या कम्प्रीहेंशन लेवल पे है या नॉलेज लेवल पे है। तो बाज़ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक तरह के ही लिखे जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी पे। तो एनालिसिस बेटा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग उसकी फर्स्ट फेज़ है, और एप्लीकेशन पे आपका लो ऑर्डर थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, और जो बेटा सिंथेसिस है इज़ द क्रिएटिव एक्ट एंड इट कैन टेक द नॉलेज एंड द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू। जैसे मैंने कहा था एनालिसिस में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं एक चीज़ के कंसेप्ट के, जबकि सिंथेसिस में उन्हीं कंपोनेंट्स को स्टडी करके नया कंसेप्ट बनाया जाता है। और इट इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस, वन ऑफ द बिल्डिंग रादर देन वन ऑफ द ब्रेकिंग डाउन। इसमें बिल्डिंग होती है, ब्रेकिंग डाउन नहीं होता, उसका उल्टा है जो एनालिसिस का है। इसमें जो बेटा कीवर्ड्स हैं रेंज, संबल, कलेक्ट, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, कंस्टिट्यूट, क्रिएट, डिज़ाइन, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बना सकते हैं। लास्टली बेटा वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन इज अ काइंड ऑफ जजमेंट और डिसीजन मेकिंग। द स्टूडेंट प्रेज, असेस और क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। तो आप बच्चों को कहते हैं किस चीज़ के बारे में वो अपना मुकम्मल वो पॉइंट ऑफ व्यू दें और उसके फेवर डिसफेवर में जाएं और उसको एनालाइज करें, यानी उसको प्रेज करें, उसको वैल्यूएट करें वो चीज़ वर्थवाइल है या नहीं है, इसका फ़ायदा है या नहीं है, तो इस चीज़ को बेटा वैल्यूएशन का नाम दिया जाता है। एंड टू प्रेज, आर्ग्यू,
argue or sense and attach, choose, contrast, consider, predict, decide, defend, estimate, value, ये सारे की टर्म्स हैं. सपोर्ट, स्टैंडर्डाइज्ड, वैलिडेट, वैल्यू, टेस्ट. तो ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बना सकते हैं और लिख सकते हैं. तो